नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। आप सभी का मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम उत्तराखंड हिस्ट्री के 20 एमसीक्यूज देखेंगे, कुडिंद वंश और पौरव वंश से संबंधित। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखें और अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन सी थी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुडिंद वंश, ऑप्शन बी योद्धे वंश, ऑप्शन सी कत्यूर वंश, ऑप्शन डी है नाग वंश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कुडिंद वंश। कुडिंद वंश को उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति यानी उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति के रूप में जाना जाता है। और यहीं अगर हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में राज करने वाली या शासन करने वाली पहली ऐतिहासिक जो वंश था वो थे कत्यूर। ठीक है, ऐतिहासिक राजवंश आएगा तो कत्यूर, और पहली राजनीतिक शक्ति थी तो कुडिंद। और कुडिंदों की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो जानकारी है वो हमें मिलती है कालसी अभिलेख से। कालसी अभिलेख 257 ईस्वी पूर्व में अशोक द्वारा खुदवाया गया था। 1860 में इसकी खोज हुई थी। कालसी पर है, कालसी देहरादून में स्थित है। और इसी अभिलेख से हमें कुडिंद वंश की जानकारी प्राप्त होती है। कुडिंदों के लिए इस अभिलेख में पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है और अनुमान लगाते हैं कि ये पुलिंद जो शब्द है ये कुडिंदों को ही बोला गया है। और जहां पर ये कुडिंद रहते हैं इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है, अपरांत। ठीक है, जहां पर ये कुडिंद रहते हैं वहां के लिए अपरांत और कुडिंदों के लिए पुलिंद, पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुडिंद राजाओं की उपाधि क्या थी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में किसी एग्जाम में पूछा भी गया था। तो कुडिंद राजाओं की उपाधि क्या थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है द्विज, ऑप्शन बी इन्हें सूर्यवंशी इनकी उपाधि दी, या फिर ऑप्शन सी द्विज श्रेष्ठ इनकी उपाधि थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी द्विज श्रेष्ठ। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं कुडिंदों की, तो कुडिंद जो आम लोग थे ना, कुडिंद आम लोगों को कहते थे द्विज। ठीक है, कुडिंदों में आम लोगों को यानी कुडिंद जो राजा के अलावा तो उन लोगों को हम कहेंगे द्विज, और कुडिंद राजाओं को हम कहेंगे द्विज श्रेष्ठ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है द्विज श्रेष्ठ, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनकी जो राजधानी थी कुडिंदों की वो थी कालसी। कालसी इनकी पहली राजधानी थी और बाद में शिफ्ट हुई थी शत्रुघ्न नगर। ठीक है, कालसी जिसे हम कलकूट, पहले हम कलकूट भी कहते थे उसे। तो सही आंसर है ऑप्शन सी कुडिंद राजाओं की उपाधि थी द्विज श्रेष्ठ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कुडिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक यानी महान शासक किसे मानते हैं, किसे कहते हैं या कौन था। ऑप्शन ए है शिवदत्त, ऑप्शन बी अमोघभूति, ऑप्शन सी मगभद्रस, ऑप्शन डी है धनभूति। तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों को आता ही होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अमोघभूति। अमोघभूति को कुडिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसके सिक्के मिले, सबसे ज्यादा मात्रा में इसके सिक्के मिले हैं। ठीक है, और अमोघभूति के जो सिक्के थे उन पर अमोघभूति लिखा हुआ था, इसीलिए हम उन सिक्कों को अमोघभूति प्रकार के सिक्के के रूप में जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन बी अमोघभूति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुडिंदों के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं। तो कुडिंद वंश के सिक्के हमें कहां से मिलते हैं उत्तराखंड में। ऑप्शन ए है कोटद्वार और हरिद्वार से, बी है देवढुंगा और अठूर से, सी है कालसी और सिरमौर से, या फिर डी है गोविशाण या वीरभद्र से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी देवढुंगा और अठूर से हमें कुडिंदों के सिक्के प्राप्त होते हैं। देवढुंगा जो जगह है ये वर्तमान में उत्तरकाशी में पड़ती है, और अठूर जो जगह है ये टिहरी में पड़ती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन
बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है, देवढुंगा और अठूर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्न में से कुड़िंद वंश के सिक्के कौन से हैं? अब हमें बताना है कि इसमें से कुड़िंद वंश के सिक्के कौन से हैं। तो पहला है अमोघवती प्रकार के, दूसरे हैं चत्रेश्वर प्रकार के, तीसरे हैं अल्मोड़ा प्रकार के, और ऑप्शन डी है ये चारों। तो कुड़िंद वंश के सिक्के जो है वो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, अमोघवती प्रकार के सिक्कों की हम अभी बात कर चुके हैं कि अमोघवती एक बहुत प्रभावशाली शासक था कुड़िंदू में, इसके सिक्कों पर इसका नाम लिखा हुआ था। तो एक प्रकार के सिक्के तो ये हो गए। दूसरा है चत्रेश्वर, इसे हम छत्रेश्वर भी कहते हैं कहीं कहीं पर, और एक अनुमान लगाया जाता है कि जो छत्रेश्वर थे ये इनके गुरु थे, गुरु मतलब देवता, देवताओं के नाम पर जो है ये मुद्रा का नाम चत्रेश्वर है, छत्रेश्वर पड़ा था। और तीसरा है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, इसमें लगभग हमें 8 राजाओं के नाम देखने को मिलते हैं, किसी बुक में 8 है, किसी बुक में 4, यानी जैसे शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित, मगभतस, तो इन सभी राजाओं के नाम हमें मिलते हैं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपोर्टेंट है, और इसका जो सही आंसर है वो है ये सभी, यानी कि अमोघवती प्रकार की मुद्राएं, चत्रेश्वर प्रकार की और अल्मोड़ा प्रकार की, ये तीनों मुद्राओं का संबंध है कुड़िंद वंश से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, महाभारत के वन पर्व के अनुसार राजा सुबाहु, ठीक है, राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी कोटद्वार, ऑप्शन सी बैराटगढ़ी, ऑप्शन डी है कालसी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी श्रीनगर। श्रीनगर जो है महाभारत के वन पर्व की अगर हम बात करें तो इसके अनुसार राजा सुबाहु की राजधानी थी श्रीनगर। कुड़िंदों को हमने 3 भागों में बांटा है, यानी हमें 3 अलग अलग कुड़िंदों के बारे में पढ़ते हैं। एक होते हैं प्राचीन कुड़िंद, प्राचीन कुड़िंद वे कुड़िंद होते हैं जिनका जिक्र महाभारत में मिलता है, और इसमें हमें 2 राजाओं के नाम देखने को मिलते हैं। उसमें से एक राजा था सुबाहु जो हम ये है, दूसरा राजा था इसमें राजा विराट। ठीक है, राजा विराट। तो सुबाहु की राजधानी थी श्रीनगर, और जो ये विराट है इसकी राजधानी थी ये वैराटगढ़ी, या फिर जिसे हम विराटगढ़ी भी कहते हैं, ये पड़ती थी जौनसार भाबर में। ठीक है, और मध्यवर्ती जो कुड़िंद थे उनके हमें कोई सिक्के नहीं मिलते, किसी राजा का नाम नहीं मिलता, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग अशोक के अधीन या फिर मौर्यों के अधीन थे। और उत्तरवर्ती कुड़िंदों में हमें राजाओं के नाम मिलते हैं, इनके हमें सिक्के मिलते हैं जो अभी जिनकी हमने बात करी। तो 3 प्रकार के राजा 3 प्रकार के कुड़िंद होते हैं, कुड़िंदों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कालसी। ठीक है, कालसी जो है राजा सुबाहु की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस विदेशी शासक ने कुड़िंद वंश का वर्णन किया है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है ह्वेनसांग, ऑप्शन बी टॉलमी, ऑप्शन सी है निकोलस मनुची, ऑप्शन डी है फिंच। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टॉलमी। टॉलमी वो विदेशी शासक है जिसने कुड़िंद वंश का वर्णन किया है, और इसने जो है यानी टॉलमी ने कुड़िंदों को कलेंद्र कहा था, कलेंद्र। ठीक है, तो इसने को कहा कलेंद्र, और इनके बारे में ये बात बताई कि जो व्यास नदी है, गंगा है और यमुना है, इसके ऊपरी क्षेत्रों में ये कलेंद्र एक जनजाति या एक जाति रहती है, इसी कलेंद्र को हम कुड़िंद कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी टॉलमी। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 8वां, कुषाण कालीन मुद्राएं उत्तराखंड में कहां कहां से प्राप्त होती हैं? कुषाणों की अगर हम बात करते हैं तो इनकी मुद्राओं से हमें पता चलता है कि ये उत्तराखंड में ये लोग थे। आपने नाम सुना होगा कनिष्क, जो कुषाण वंशीय एक सबसे महान शासक था। ठीक है, उसी ने शक संवत चलाया था 78 ईस्वी में, और वही जो शक संवत है वही हमारा भी राष्ट्रीय पंचांग भी है। ठीक है, तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कुषाण वंश की बात करते हैं तो इनके सिक्के हमें कहां से मिलते हैं? ऑप्शन ए है आपका गोविशाण, ऑप्शन बी है वीरभद्र, ऑप्शन सी है मोरध्वज। तो इनके सिक्के हमें गोविशाण से भी देखने को मिलते हैं, वीरभद्र से भी देखने को मिलते हैं, और गोविशाण से भी देखने को मिलते हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी,
इन सभी जगहों से, यानी कि ये चारों ऑप्शन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। अब हम बात करते हैं इन चारों के वर्तमान नामों की। तो गोविषाण जो है ये कहते हैं वर्तमान में काशीपुर को, काशीपुर को कहते हैं, और मोरध्वज जो है ये कहते हैं कोटद्वार को, कोटद्वार, और वीरभद्र कहते हैं, वीरभद्र ये कहते हैं ऋषिकेश को। ठीक है, यानी कि गोविषाण मतलब काशीपुर, वीरभद्र मतलब ऋषिकेश, मूर्ध्वज यानी कोटद्वार। इन तीन जगह से हमें कुषाणकालीन मुद्राएं देखने को मिलती हैं, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कई बार। तो ये सारे ऑप्शन जो है सही है, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां, बाड़वाल यज्ञ वेदिका का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा किया गया था? तो बाड़वाल यज्ञ वेदिका ये वर्तमान देहरादून में है, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देहरादून बाड़वाल यज्ञ वेदिका। ठीक है, तो देहरादून बाड़वाल यज्ञ वेदिका का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था? ऑप्शन ए है यदुवंश, या फिर इसे हम यादव वंश भी कहते हैं। ऑप्शन बी यौधेय वंश, ऑप्शन सी कुलिंद वंश, या फिर ऑप्शन डी है नागवंश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यौधेय वंश। लेकिन इसमें एक मतभेद है कि एक्चुअली अगर हम बात करते हैं बाड़वाल यज्ञ वेदिका के निर्माण की, तो वो एक राजा था, इसका नाम था शीलवर्मन। ठीक है, तो शीलवर्मन ने बाड़वाल यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था, और कुछ लोग उसे गोत्रीय वंश का भी मानते हैं। ठीक है, तो गोत्रीय वंश का भी मानते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग उसे यौधेय वंश का भी मानते हैं। तो देहरादून बाड़वाल यज्ञ वेदिका का निर्माण उसे शीलवर्मन में किया था, जो यौधेय वंश का था या फिर गोत्रीय वंश का था। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर टिक करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां, यमुना तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ किस शासक द्वारा किए गए थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शीलवर्मन, ऑप्शन बी है गणपति, ऑप्शन सी शालीवर्मन, ऑप्शन डी राजकुमारी ईश्वरा के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए शीलवर्मन। ठीक है, शीलवर्मन वही यानी यौधेय शासक, या फिर कुछ लोग इसे गोत्रीय शासक भी कहते हैं। तो इसी शासक ने यानी शीलवर्मन ने ही यमुना के तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ करे थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए शीलवर्मन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है पेपर में, इसे आप ध्यान रखना, ऑप्शन ए शीलवर्मन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किस वंश से है? ऑप्शन ए है कुलिंद वंश, बी यौधेय वंश, सी पौरव वंश, डी नागवंश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पौरव वंश। ठीक है, पौरव वंश की राजधानी ब्रह्मपुर थी, ब्रह्मपुर। ठीक है, तो इसीलिए हम कहीं पर पेपर में ऐसा भी पूछा जाता है कि तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किससे था? ऑप्शन में आता है ब्रह्मपुर, तो ब्रह्मपुर भी बिल्कुल सही जवाब है, पौरवों की राजधानी ब्रह्मपुर ही थी। ठीक है, तो तालेश्वर ताम्रपत्र की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के यानी राज्य के सबसे पुराना ताम्रपत्र हम मानते हैं तालेश्वर ताम्रपत्र को। ठीक है, लेकिन इसकी जो खोज थी ना वो बहुत बाद में हुई, यानी 1915 में। तालेश्वर एक जगह पड़ती है अल्मोड़े में, वहां से इनकी खोज हुई। ठीक है, तभी से हम तालेश्वर ताम्रपत्र कहते हैं, और यहीं से हमें उत्तराखंड में पौरव वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है कि तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध पौरव वंश से या फिर ब्रह्मपुर वंश से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां, पौरव वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो पौरव वंश का जो संस्थापक था, ऑप्शन ए है अग्निवर्मन, बी है विष्णुवर्मन, सी है वृषवर्मन, या फिर डी त्रुटिवर्मन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी विष्णुवर्मन। ठीक है, तो विष्णुवर्मन एकदम सही आंसर है। पौरव वंश का जो संस्थापक था वो विष्णुवर्मन था। एक्चुअली होता क्या है कि उत्तराखंड में जब मौर्य, पहले उत्तराखंड मौर्यों के अधीन था, हमने अभी भी पढ़ा, कालसी अभिलेख से भी हमें जानकारी मिलती है। तो मौर्य जैसे कमजोर हुए तो उसके बाद ही जो है एक उत्तराखंड की छोटी छोटी शक्तियों ने मिल करके एक बहुत बड़ी शक्ति बनाई जो पौरव कहलाई, और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई ब्रह्मपुर को। ठीक है, और इनका जो पहला राजा बना वो था विष्णुवर्मन, और इनकी जो समाप्ति होती है यानी कि उत्तराखंड में वो होती है यशोवर्मन के आक्रमण के बाद।
ठीक है। यशोवर्मन, ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यशोवर्मन यानी कि यशोवर्मन के आक्रमण ही पौरव वंश का समाप्ति का कारण था उत्तराखंड में, और मौर्यों की कमजोरी इनकी उत्पत्ति की वजह थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, विष्णुवर्मन। ठीक है, विष्णुवर्मन जो था ये संस्थापक था पौरव वंश का। अगला क्वेश्चन है, पौरव वंश का निवास स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है पुर, ऑप्शन बी है हाट, ऑप्शन सी है घाट, या फिर ऑप्शन डी है कोट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कोट। ठीक है, यानी जो राजधानियां होती थी कहो, या फिर जो यहाँ निवास करते थे, तो जैसे आज भी हमारे उत्तराखंड में कई ऐसी जगह हैं, जैसे कहीं पर पुर शब्द लगा होता है, जैसे रुद्रपुर हो गया, बाजपुर हो गया। हाट भी लगा होता है कि सारी सब किसी किसी जगह के पीछे, जैसे गंगोली हाट हो गया, है ना। घाट भी बहुत जगह लगा था, कोट भी लगा होता है। तो वैसे जो पौरव वंश थे वो अपनी नाम मतलब जहाँ वो रहते थे उससे के पीछे वो कोट शब्द का यूज करते थे, जैसे कि बनकोट, मनकोट, ऐसे कुछ शब्द, ऐसे कुछ जगह हैं आज भी। तो पौरव वंश में भी निवास का स्थान या फिर राजधानी के लिए कोट शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पौरव वंश में कर वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखना। तो कर वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? ऑप्शन ए है सौल्किक, बी है मार्गक, सी है भोगपति, डी है चाप चारकूट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मार्गक। इसे हम भागिक भी कहते थे। क्या कहते थे? भागिक। ठीक है, भागिक। तो अगर हम बात करते हैं इसकी पौरव वंश में करों की, तो करों को ये लोग भाग कहते थे। कर जैसे हम कहते हैं कर यानी टैक्स, टैक्स को ये लोग कहते थे भाग। कर वो सुनने वाला भागिक या फिर मार्गक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, मार्गक, और मार्गक को ही हम भागिक भी कहते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पौरव वंश के शासन में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 2 भागों में, ऑप्शन बी 5 भागों में, ऑप्शन सी 3 भागों में, या फिर डी है 4 भागों में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 2 भागों में। ठीक है, तो पौरव वंश के शासन में जमीन को या भूमि को 2 भागों में बांटा गया था। एक भूमि होती थी केदार, केदार भूमि। ठीक है, ये जो केदार भूमि होती थी ना, ये होती थी सिंचित भूमि, मतलब सिंचित जिसमें पानी की मात्रा है। ठीक है, और दूसरी जो होती थी उसे हम कहते थे, दूसरी को हम कहते थे सारी, सारी भूमि, सारी। और ये होती थी असिंचित, असिंचित। ठीक है, तो 2 तरह की भूमियां होती थी, एक होती थी केदार भूमि और एक होती थी सारी भूमि। ठीक है, केदार भूमि सिंचित भूमि जिसमें पानी की मात्रा है, और सारी भूमि उसका नाम था सारी भूमि, सारी, और वो होती थी असंचित। ठीक है, उसमें पानी की कमी है यानी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 2 भागों में। ठीक है, तो 2 भागों में जमीन को बांटा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पौरव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? जैसे अभी हमने पढ़ा कुडिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अमोघभूति, तो वैसे ही पौरव वंश का भी एक शक्तिशाली शासक था। उसका नाम था, ऑप्शन ए है अग्निवर्मन, बी है विष्णुवर्मन, सी है वृषवर्मन, या फिर डी है ध्रुतिवर्मन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, यानी ध्रुतिवर्मन। ठीक है, तो पौरव वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था ध्रुतिवर्मन, और पौरव वंश का संस्थापक कौन था? तो विष्णुवर्मन। ठीक है, विष्णुवर्मन संस्थापक था, और ध्रुतिवर्मन जो था ये सबसे पावरफुल शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कुडिंद वंश के शासक खुद को गौ हितैषी ब्राह्मण कहलाना पसंद करते थे। सॉरी, किस वंश के शासक खुद को गौ हितैषी ब्राह्मण कहलाना पसंद करते थे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कुडिंद वंश, बी है यौधेय वंश, सी है पौरव वंश, या फिर डी है नागवंश। तो खुद को गौ हितैषी ब्राह्मण कहलाना कौन पसंद करते थे? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पौरव वंश। ठीक है, पौरव वंश जो थे, पौरव वंश के जो राजा थे, ये खुद को गौ हितैषी ब्राह्मण कहलाना पसंद करते थे।
ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका एकदम सही जवाब है। तो पौरव वंश खुद को ब्राह्मण वंश मानता था, या फिर मतलब हम ऐसा मानते हैं कि जो पौरव वंश था वो ब्राह्मण वंश था, क्योंकि जो पौरव थे खुद को गौ हितैषी ब्राह्मण कहलाना पसंद करते थे। ठीक है, गौ हितैषी ब्राह्मण, गौ हितैषी ब्राह्मण कौन कहलाता खुद को? पौरव वंश के राजा यानी शासक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18वां। पौरव वंश में अनाज का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? तो ए है आपका छठा भाग, बी ऑप्शन है चौथा भाग, सी है आठवां भाग, या फिर डी है 10वां भाग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, छठा भाग। ठीक है, तो पौरव वंश में अनाज का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? तो है छठा भाग। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये आप जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, हम लोग जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें जब गुप्त हम डायनेस्टी पढ़ते हैं तो गुप्त में भी यही होता है कि वो लोग भी छठा हिस्सा यानी कि एक 1/6, ठीक है, तो कर के रूप में लेते हैं। तो ऑप्शन है ए बिल्कुल सही आंसर है। अनाज का कितना भाग कर के रूप में लेते थे? तो छठा भाग। ठीक है, 19वां क्वेश्चन आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड के सूर्य मंदिर किस वंश की पुष्टि करते हैं? तो इस क्वेश्चन का के ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुड़िंद वंश, बी है यौधेय वंश, सी है शक वंश और डी है नाग वंश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी शक वंश। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड में सूर्य मंदिर का होना ये बताता है कि उत्तराखंड में कभी तो शक थे। ठीक है, और ये बात बताई जाती है कि कुड़िंद जब कमजोर हुए यानी कि अमोघभूति की डेथ के बाद तराई भाबर में शकों का आधिपत्य हो गया था। ठीक है, और उत्तराखंड में जो बने जो सूर्य मंदिर हैं वो इनकी पुष्टि करते हैं कि उत्तराखंड में शक वंश था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19वां का सही आंसर है शक वंश। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है, मंजियाली का सूर्य मंदिर कहाँ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी है उत्तरकाशी, सी है रुद्रप्रयाग, डी है चंपावत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी में जो है मंजियाली सूर्य मंदिर है, ये उत्तरकाशी में स्थित है। और बाकी अगर हम बात करते हैं सूर्य मंदिरों की उत्तराखंड में, तो आपने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे एक तो बहुत फेमस है कटारमल, ये तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो कटारमल, कटारमल कहाँ है? ये अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम करते हैं वो है कुलसारी, कुलसारी का सूर्य मंदिर कहाँ है? चमोली में। तीसरा मण का सूर्य मंदिर डीडी हाट में। पलेठी उसका सूर्य मंदिर है देवप्रयाग, देवप्रयाग में टिहरी यानी टिहरी के देवप्रयाग में। अगला खेती खान, एक खेती खान सूर्य मंदिर है, वो लोहाघाट में है चंपावत में। ठीक है, ये कुछ सूर्य मंदिर का हमने देखे, जैसे मंजियाली उत्तरकाशी में, कटारमल अल्मोड़ा में, कुलसारी चमोली में, पलेठी सूर्य मंदिर देवप्रयाग में, खेती खान लोहाघाट चंपावत में, और मण का सूर्य मंदिर डीडीहाट पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको? अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।